हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 52 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर का, तो इसको क्वेश्चन बैंक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक दिशा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये ज़रूर करके आप लोग जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण जो लिखा गया था वो लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह प्रथा का नाम बताइए जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, ठीक है, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानते थे। तो वो कौन सा प्रथा था? तो वो था रैयतवारी प्रथा। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता था कि रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था करम शाह के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि पागल पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा चलाया गया था। करम शाह का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी जो थे टीपू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजाड़ों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था और 1825 ईस्वी में टीपू ने शोरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा। इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि पागल पंथ की जो स्थापना किया था ये किया गया था करम शाह के द्वारा और इसका पुत्र फिर बाद में आता है जिनका नाम क्या था, टीपू। अगला क्वेश्चन है, फड़ाजी कौन थे। तो फड़ाजी जो थे जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे उसको कहा जाता था फराजी। इसी के द्वारा फराजी मूवमेंट भी चलाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के जो वो अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दद्दू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ को निकालने की योजना बनाई थी और यह विद्रोह जो है 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे बहाबी दल में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उसके बाद बहाबी आंदोलन भी चला था लगभग 1859-60 के आसपास, तो उसमें ये सम्मिलित हो गए थे। तो याद रखिएगा, फराजी मूवमेंट जो चलाए थे वो दद्दू मियाँ चलाए थे और दद्दू मियाँ जो पुत्र थे शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। देखिए तो यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फराजी आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था बंगाल में। फिर बाद में इनके बेटा इनको लीड किए जिनका नाम था दद्दू मियाँ, और ये 1838 से स्टार्ट किया गया था, 1860 तक ये विद्रोह चला था और ये विद्रोह बाद में क्या हुआ कि बहाबी आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कुका आंदोलन जो चलाया गया था ये पंजाब में आंदोलन चला गया था। ये धार्मिक आंदोलन का रूप आरंभ हुआ था कि एक धार्मिक आंदोलन था और ये जो स्टार्ट किया गया था, संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। सही आंसर इसका सी हो गया। कुका आंदोलन बहाबी आंदोलन से बहुत ही मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में ये जो है राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य था अंग्रेज को देश से बाहर निकालना। ठीक है, यही कुका आंदोलन का भी था मेन उद्देश्य और बहाबी आंदोलन का भी सेम उद्देश्य था। बहाबी आंदोलन चलाया गया था 1859-60 के आसपास में चलाया गया था। और ये जो कुका आंदोलन का आप लोग नाम सुने, ये पश्चिम पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1840 ईस्वी के आसपास। ठीक है, भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिन्हों मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, ये बात आपको याद रखना है। ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था भगत जवाहर के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, फिर गुरु राम सिंह के द्वारा इसको
संगठित किया गया था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध रखना तथा 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो कुका आंदोलन चलाया गया था पश्चिमी पंजाब में। क्वेश्चन है 59 नंबर, और इसमें कह रहा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1875 में जो हुआ था दक्कन का दंगा, दक्कन प्लेटू पे, उसका तत्कालीन कारण जो था, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर के रोक के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पर उसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों ने अपने हितों की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वही दक्कन विद्रोह कहलाया। इस परिस्थिति में 1875 और 1876 के अकाल ने कृषकों के ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह जो है खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ भूमि के मूल्य में गिरावट के कारण साहूकारों ऋण की वसूली के लिए शीघ्रता करने लगे। इस तरह से महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो ये स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया सी, वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। प्रारंभिक क्रांतिकारियों ने अग्रणी वासुदेव बलवंत फाल्के, जो कि 1845 से लेकर 1883 तक बने रहे थे, इन्होंने क्या किया, बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित और लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। इसे काला पानी की सज़ा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो चला गया था रामोशी कृषक जो आंदोलन या जत्था जो चलाया गया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में चलाया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में और महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। पश्चिम घाट में रहने वाले जो रामोशी जनजाति के लोग रहते थे, उसको 1822 ईस्वी में अपने नेता, जिनका नाम था सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया गया। रामोशी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटा और वकीलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अनुभव के कारण उन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया, और इस तरह से आते आते अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पुनः विद्रोह किया। फिर 1860 के आसपास अगर हम लोग बात करें तो वासुदेव फाल्के के नेतृत्व में ये विद्रोह जारी रहा। अगला क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह जो बेसिकली हुआ था बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजों सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो हुआ बघेरा के सरदारों ने विद्रोह कर दिया, और 1818-1819 ईस्वी के मध्य में अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास जो है, मतलब 2 साल के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये हुआ था बड़ौदा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मानव बलि प्रथा का मानव प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इसमें पूछ रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन से थे या उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था खोंड जनजाति। सही आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। विस्तृत पहाड़ी इलाके में बेसिकली ये रहते थे, और वस्तुतः ये स्वतंत्र हुआ करते थे। उन्होंने 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण जो था
विद्रोह का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने मानव बलि, जिसको कहा जाता था महिरा कहा जाता था, उस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते ये जनजाति जो है विद्रोह कर दिए। अंग्रेज द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्र में जमींदार साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को क्या हुआ, अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिला एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध क्या किया, खोंडों ने विद्रोह किया। परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि दबा दिया गया। पूछा जा रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, छोटा नागपुर में जो जनजाति विद्रोह हुआ था, बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुआ था, इसीलिए इसका आंसर कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तब जाके सही पता चलेगा आखिर क्यों नहीं दिया हुआ। ताइयो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसमें जो कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग पार्टिकुलर नाम की बात करें तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ विद्रोह हुआ था, जिनका एक लंबा श्रृंखला और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के बीच में, ये इसी छोटा नागपुर प्लेटू या छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन में जितने भी विद्रोह हुए वो छोटा नागपुर जनजाति नाम से कोई नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुंडा, संथाल, ये सब जो है वही छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह हुए थे, इसलिए इनका आंसर जो है कुछ नहीं दिया हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो रीजन है और ये जो डेट है या ईयर है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर प्लेटू में 1831-32 के टाइम में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के टाइम में, और मुंडा विद्रोह यहाँ पे हुआ था 1899 के आसपास में। तो ये तीनों आप जो है ईयर याद रख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को या अंग्रेजी कमांडर को हराया था। तो वो जो थे वो कौन थे, मेजर बाड़ो थे। तो सही आंसर इसका सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण कर दिए, जिसका नेतृत्व जो किए थे सिद्धो, कानू, चांद, भैरव, ये 4 भाई द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। और ठीक है, और वहीं पे क्या हुआ था, इनको जो है मेजर बारो को मार दिया गया था। तो सही आंसर इसका सी हो गया, मेजर बारो। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया गया था सिद्धो और कानो के द्वारा। दोनों भाई थे, सिद्धू कानो दोनों भाई थे। अगला क्वेश्चन है किया था तो मुंडाओ, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में जनजाति विद्रोह था, मुंडा जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तो इसका विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 1895 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर इसका हो गया डी। ये बीपीएससी 2001-2002 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, जो कि मुंडा जनजाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था। लेकिन जागीरदारी, ठेकेदार, बनिए और खुदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर जो है 1895 है। तो ये हम लोग कह सकते हैं। अगर इसमें डी ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो ये हम लोग लगा सकते थे 1895 में। बट सही आंसर तो ये नहीं है, 1899 और 1900 के आसपास है। लेकिन हाँ, कोई भी विद्रोह जब हुआ था तो कोई पार्टिकुलर डेट से तो स्टार्ट नहीं हुआ था, कई दिन से चलते आ रहे थे, किसी दिन उभर गया, तो वही एगो ईयर हम लोग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग डी जो विकल्प है लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था उलगुलान विद्रोह, और इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है आइए हम लोग देख लेते हैं। यदि मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध
मुंडा जनजाति के लोग ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया अंग्रेज के खिलाफ। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इससे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। ठीक है, इसीलिए शायद पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया था बिरसा मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो हम लोग 1895 में मारे थे। तो 1895 के टाइम में क्या हुआ था, बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिक्कुओं, जिसका मतलब होता है गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये स्टेटमेंट था बिरसा मुंडा का। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह उसके बाद क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो वर्तमान में झारखंड कह सकते हैं, रांची के आसपास का कार्य था, छोटा नागपुर का एरिया था। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजाति के समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं, जिसको कहा जाता था बोंगा, की पूजा छोड़कर अपने अनुयायी के एक ईश्वर सिंह बोंगा का पूजा करने का निर्देश दिया या आह्वान किया। मतलब ये हुआ कि जो बिरसा मुंडा के जो जनजाति वाले लोग थे वो पहले जो पूजा पाठ करते थे बोंगा को करते थे, मतलब देवताओं को करते थे। लेकिन बिरसा मुंडा का कहना था कि एक ही ईश्वर को पूजा करो। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बोंगा की जगह सिंह बोंगा का पूजा करने लगे। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों शक्ति का प्रयोग किया और जब बिरसा मुंडा पकड़ा गए तो 1900 ईस्वी के आसपास इसको दबा दिया गया। रहा 70 नंबर क्वेश्चन कि 1899 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो ये तो आप लोग अभी पढ़ें, बिरसा मुंडा थे, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। बिरसा मुंडा, सही आंसर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो ये जो थे किसके पक्ष में नहीं, यहाँ कहाँ के थे या इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ तो पहले तो बिहार ही हुआ करता था अगर बिहार ऑप्शन होता तो, लेकिन यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है तो झारखंड आंसर हो जाएगा सही। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर के दिन में किया गया था। ठीक है, तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था झारखंड, 2000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था ये सिंहभूम वाले एरिया में हुआ था, तो सही आंसर इसका बी हो गया। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, कलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप जो था आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्र के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु को उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह जो है रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि होज विद्रोह हुआ था। तो होज विद्रोह का कार्यकाल जो था यह 1820-1821 के दौरान था। ये सही आंसर इसका हो गया सी। होज विद्रोह 1820-21 ईस्वी के आसपास हुआ था, जिसका केंद्र जो था संथाल परगना, मतलब झारखंड के आसपास ये इसका मुख्य केंद्र बना हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो बिहार में भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ था, कटियाल बार में भी हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा
ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ कौन विद्रोह हुआ वो पता चलेगा। अगर हम लोग कुका विद्रोह की बात करें तो पंजाब में हुआ था। अगर हम लोग संथाल विद्रोह या संथाल विद्रोह की बात करें, मुंडा विद्रोह की बात करें तो वो बिहार झारखंड वाले एरिया में हुआ था। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्लियर पता चलेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजाति ने 1820 से 22 ईस्वी तक पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी। इस क्षेत्र के कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही, मतलब अशांति फैली रही। सिंध के जनजाति भी लगातार अंग्रेजों के विद्रोह किया था। तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ विद्रोह हुआ ही था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो ये जो किया हैदराबाद के निज़ाम जो है कोई बगावत नहीं किया गया था इसके द्वारा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु को पोलीगाड़ तथा ट्रावनकोर के दीवान बेलूथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। अलग अलग कार्यकाल में किया था, लेकिन किया जरूर था। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम द्वारा कोई विद्रोह नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो ये किया गया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। तो सही आंसर इसका ए हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो कृति है आनंद मठ का, जो कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यह एक नाटक है। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो ये अपनाया गया था लॉर्ड लिप्टन के टाइम में। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुकरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई थी। तो याद रखिएगा, आक्रमण की नीति जो अपनाई गई थी अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिप्टन के टाइम में या लॉर्ड लिप्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो सही आंसर इसका ए हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के सामने ही स्वतंत्रता दे दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लाया गया था लॉर्ड लिप्टन के द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड लिप्टन के द्वारा लाया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको बंद कर दिया गया लगभग 4 साल के अंदर। लॉर्ड लिप्टन का जो कार्यकाल रहा ये रहा 1876 से 1880 के बीच में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया है और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। कानून का विद्रोह करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन जो है सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए और बहुत सारे पत्रकार जो थे, बहुत सारे समाचार पत्र को इस दौरान बंद भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था ये जमींदारों के साथ किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है और इसमें कहा जा रहा है 1773 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी या जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिशप देवाड़ी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त को किस किस नाम से जानते हैं। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिशपदारी, ये सब नामों से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सों पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगभग 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, और इसमें कह रहा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो क्या कारण था कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? तो ये जो है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, मतलब जो भूमि पर जो कर होगा उसका निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लगाया गया बिहार में। तो इसका सही आंसर सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व व्यवस्था का आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट या जिसको अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनियों के लिए भू राजस्व के लिए एक निश्चित राशि तय करना। तो ये था इनका मूल काम, और ये पूरे भारत की अंग्रेज़ों वाली जो ज़मीन था उसका 19% भूमि पर ये लगाया गया था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास ये परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। और ये जो है किस टाइम में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लाया गया था। कब? 1790 के टाइम में। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यहीं पे हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन को। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो याद रखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर किए हैं और पेज नंबर 43 तक कवर किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।